हाँ देखो बेटा, इसके प्रीवियस वीडियो में बताया कि मैं आपको कुछ न कुछ चैप्टर या थर्ड यूनिट से स्टार्ट करेंगे। वेलकम है आपका। एक आप कॉपी बनाएंगे, मोटी सी कॉपी बनाएंगे। आप नोट्स अपना खुद प्रिपेयर करेंगे। जो भी वीडियो के थ्रू आपके लेक्चर्स मिल रहे हैं, अगर उसको आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लेंगे कहीं पर, तो एक आपका बेस्ट नोट्स बन जाएगा। तो आपने क्लास 9th में एक चैप्टर पढ़ा होगा, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसलिए मैंने थर्ड यूनिट इसीलिए स्टार्ट किया कि थर्ड यूनिट के बहुत सी चीज़ें आप जानते हैं, प्रिमिटिव लेवल पे हैं, छूटेगा तो कोई प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि प्लांट फिजियोलॉजी में चूँकि कुछ चीज़ें आपने पढ़ा होगा, लेकिन वो हाई लेवल की चीज़ें हैं। डाइजेशन, एक्सक्रीशन, उसमें भी आपको थोड़ी सी चीज़ें हाई लेवल की। तो आप पहले एक माइंड सेट करें कि हमें इस स्ट्रीम में जाना है और हमें पढ़ना है। तो क्वेश्चन है जो आपके सामने है, चैप्टर का नाम है सेल यूनिट ऑफ लाइफ, कि कैसे हम सेल को एक यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि वहाँ पर एक टूल्स के बारे में डिस्कशन हुआ था, उसका नाम था माइक्रोस्कोप। यहाँ पर भी माइक्रोस्कोप है, और जिस ब्रांच में हम सेल की स्टडी करते हैं उसको साइटोलॉजी कहते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच स्टडी ऑफ सेल इज़ नोन साइटोलॉजी। और साइटोलॉजी में जो मेन कंट्रीब्यूशन है वह एंटोनी वॉन लेवेनहॉक का है, जिसने फर्स्ट टाइम एक सिंपल माइक्रोस्कोप बिल्डअप किया था। फर्स्ट टाइम एंटोनी वॉन लेवेनहॉक डिस्कवर्ड बैक्टीरिया फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ द ह्यूमन टेथ। तो उसने उस समय बैक्टीरिया पे एक वर्ड यूज किया था, मैन्युफैक्चर, या कुछ लोगों का मानना कि एनिमल केवल्स। बाद में उसी को एरनबर्ग ने कहा कि इट इज़ ए काइंड ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया आर डिफरेंट शेप एंड साइज। आपने पढ़ा होगा कि बैक्टीरिया कुछ कोकस होते हैं, भी हम आपको पढ़ेंगे। चैप्टर प्रोटेस्टा मनेरा में आप जाएंगे तो वहाँ पे बैक्टीरिया, वायरसेस और माइकोप्लाज्मा का हम डिस्कशन हम लोग साथ करेंगे कि बैक्टीरिया, वायरसेस और माइकोप्लाज्मा होती क्या है। तो उसके पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जो साइटोलॉजी है, साइटोलॉजी बेस्ड अपॉन द सम साइंटिस्ट। जनरली मैंने डिस्कस किया एंटोनी वॉन लेवेनहॉक। तो एंटोनी वॉन लेवेनहॉक ने फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया को डिस्कवर किया, एक लिविंग सेल डिस्कवर किया। हाँ, इसके पहले रॉबर्ट हुक ने एक डेड कॉर्क सेल थी, उसको उसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद उसने उसी सिंपल माइक्रोस्कोप को मॉडिफाइड किया, और उसमें उसने ऑब्जर्वेशन जब किया उसका, तो उसमें कुछ हाइव लाइक स्ट्रक्चर, जैसे मधुमक्खी के छत्ते होते हैं, उसमें उसने उस सेल को देखा। तो उसने कहा जाता है कि सेल फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक, लेकिन फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय द एंटोनी वॉन लेवेनहॉक, विच सेल डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक, दैट सेल आर डेड। तो रॉबर्ट हुक डिस्कस about the cell which are observed under the microscope from cork cell. He detailed describe in his the book Microphagia. उसने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था माइक्रोफेजिया में। तो माइक्रोफेजिया में उसने ऑब्जर्वेशन किया था कि सेल के बारे में। अब एंटोनी वॉन लेवेनहॉक ने, मैंने कहा, लिविंग सेल डिस्कवर किया। अब बात ये उठती है कि आपने सेल फ्लो पढ़ा होगा। सेल फ्लो आपने पढ़ा होगा कि जो सेल है जब ये डिवाइड होती है, एक ग्रुप ऑफ सेल बनता है, तो ग्रुप ऑफ सेल को हम यहाँ पे कहते हैं टिश्यू। तो सब एनिमल बॉडी आर सेल ग्रेड ऑर्गेनाइज। कुछ एनिमल की बॉडी क्या होती है, सेल ग्रेड होती है, और इसमें क्या होते हैं, कुछ यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर में अमीबा आपने पढ़ा होगा कि अमीबा एक प्रकार का यूनिसेलुलर। दोज टाइप ऑफ एनिमल आर सेल विच बॉडी आर covered with a single cell is known unicellular.
मल्टी सेलुलर मीन्स जिसकी बॉडी नंबर ऑफ सेल से मिलकर बनी है। जस्ट लाइक द स्पंजेस के बारे में आपने पढ़ा होगा कि स्पंजेस मल्टी सेलुलर होते हैं। हाइड्रा डायरिया में आप जाते हैं तो बॉडी टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइज हो जाती है। तो ये जो टिश्यू सिस्टम है ये बनाता ऑर्गेन। जितने भी मल्टी सेलुलर हैं जब डेवलप करते हैं तो ऑर्गेन्स ग्रेड बॉडी बनती है और यही ऑर्गेन्स मिलकर बॉडी बनाते हैं। तो कहा जाता है कि किसी भी एनिमल या प्लांट सेल की बॉडी की जो यूनिट है वह सेल है। तो चाहे वह मल्टी सेलुलर एनिमल एलिफेंट हो, व्हेल हैं, या अमीबा है, या एस्ट्राबुलेरिया है, या कोई अदर सेल्स है, दे आर कंपोज्ड ऑफ मेनली सेल। तो सेल के बारे में कहा जाता है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी की जो यूनिट है वो बेटा सेल होती है। और सेल के बारे में मैंने बताया कि सेल कौन सी सेल यूनिसेलुलर है, कौन सी सेल मल्टी सेलुलर है। अब सेल की डेफिनेशंस की बात आती है कि व्हाट इज द सेल, या हु फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब द सेल। पहले सेल को डिस्क्राइब करने के लिए एक साइंटिस्ट था डेट्रोचेट, a common scientist who first time gave a cell theory on the basis of study of the Mimosa pudica। Mimosa pudica एक कॉमन प्लांट्स होता है, उसको उसने बॉयल किया। अब बॉयल करने के बाद उसने उस सेल को माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया और उसने स्टडी किया, पाया कि वहाँ पर द सेल विच आर लिविंग बिफोर बॉइलिंग and after the boiling they become dead, their cells have their nucleus are destroyed। तो उसने कहा कि ये एक सेल हो सकती है। बाद में वान मोहल एंड पुरकोंचे डेट्रोचेट के बाद जो डिफिनेशन की डिस्कशन हुआ वान मोहल एंड पुरकोंचे, बट दे आर नॉट डिस्क्राइब द एक्चुअल सेल। उसने कहा प्रोटोप्लाज्म is the physical basis of life। मतलब जो प्रोटोप्लाज्म है या साइटोप्लाज्म है ये किसी भी सेल का एक फिजिकल बेस है जिसके कारण वह लिविंग होती है, नॉन लिविंग होती है, या सेल क्या होती है, डेड हो जाती है। ठीक है, लेकिन बाद में जब बात आती है कि जो सेल डिस्क्राइब करने की बात आती है कि कोई भी सेल डिस्क्राइब कैसे की जाती है, तो सबसे पहले अगर बात की जाए, मैंने कहा कि डेट्रोचेट के पहले अगर जानेंगे तो जॉन स्वामंद्रम ने पहली बार रेड आरबीसी को फ्रॉग से डिस्कवर किया था। एक साइंटिस्ट था मार्सिलो मालपेगे, वो एक स्लाइस बनाया था प्लांट और एनिमल टिश्यू की, वहाँ से उसने सेल को डिस्कवर किया था। इसके बाद 1665 में जनरली आप लोग कहते हैं एंटोनी वान लोवेनहॉक ने। इसके बाद निमान ग्रेव एक साइंटिस्ट था, उसने प्लांट्स की एनाटॉमी डिस्क्राइब किया था। इसके बाद एक साइंटिस्ट था फंटा। तो ऐसे बहुत से साइंटिस्ट ने टाइम टू टाइम सेल को डिस्क्राइब करने की कोशिश किया। इसके बाद बात आती है कि 1839 में मैंने कहा कि डेट्रोचेट, जेबी लैमार्क, बहुत से साइंटिस्ट हैं, लेकिन 1838 में जर्मन के साइंटिस्ट थे स्वान एंड स्लाइडेन, इसने एक सेल थियरी दिया था उस समय। ठीक है, लेकिन जो सेल थियरी उसने उस समय दिया था उसमें उसने ये कहा था कि ऑल लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल इज कंपोज्ड ऑफ ए ग्रुप ऑफ द सेल, बट इन 1855 अप्रॉक्सीमेट आर वर्साउ एक्सप्लेन ओमनिस सेलुला ई सेलुली। इसका मतलब उसने बताया कि ऑल सेल
arises from pre-existing cell। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ये सेल थियरी फर्स्ट टाइम स्वान स्लाइड ने 1838 में 39 में अप्रॉक्सीमेट 1839 में या 1838 में जब उसने दिया, तो उसमें उस समय स्वान स्लाइडेन ने ये नहीं एक्सप्लेन किया था जो आज की मॉडर्न थियरी है। जो 1838 या 39 का एरा रहा, उसमें उसने पहली बार दोनों जर्मन के बॉटनिस्ट थे, उन्होंने ये ट्राई किया, डच और एक जर्मन, दोनों ने ये साइंटिस्ट ने ट्राई किया कि सेल को डिफाइन किया जाए। उस समय उसने कहा कि ग्रुप ऑफ द सेल विच कंपोज द प्लांट एंड एनिमल बॉडी। लेकिन जो थियरी बाद में आती है रुडोल्फ वर्चाओ का कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, इसके बाद इन दोनों ने अपनी हाइपोथेसिस को चेंज किया। और हाइपोथेसिस को चेंज करने के बाद 1812 में अप्रॉक्सीमेट स्वान और स्लाइडेन ने एक थ्योरी दिया, मॉडर्न सेल थ्योरी। ठीक बेटा, तो 1839 की जो थियरी थी वो थियरी मॉडिफाइड हो जाती है और 1810 से लेके ये आती है 1882 में। इस थियरी को मॉडिफिकेशन में इतना समय लगता है। ये थियरी मॉडिफाइड होके मॉडर्न सेल थियरी के नाम से ये पब्लिश होती है आफ्टर द थियरी ऑफ रुडोल्फ वर्चाओ। ठीक है, तो अभी जो थियरी आती है मॉडर्न सेल थियरी, इसमें क्या है देखिएगा, इसमें यह है कि all cell contain power of division। दूसरी बात उसने बताई स्वान स्लाइडेन मॉडर्न सेल थ्योरी में, all cell contain own genetic machinery। तीसरी बात ये हो कि ऑल सेल कंटेन पावर ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो सेल्स के पास क्या होता है कि पावर ऑफ मेटाबॉलिज्म पाया जाता है। और जो लाइफ है किसी भी प्लांट्स और एनिमल्स की, लाइफ और exist inside सेल। ठीक है, अब ये जो मॉडर्न सेल थ्योरी आती है, मतलब ये हुआ कि पांचवी बात अगर देखी जाए तो सेल ओरिजिनेट ए न्यू सेल। ठीक है, लेकिन एक ऐसा कंपोनेंट्स है वायरस, वो इस थियरी को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि वायरस के पास वायरस डज नॉट कंटेन एनी सेल मशीनरी। और इसीलिए आपने पढ़ा होगा कि वायरस इज द एंटाइटीज इन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग सेल। मतलब हुआ कि जो सेल्स होते हैं, जो वायरस होता है वह लिविंग और नॉन लिविंग सेल्स की बीच की चेन मानी जाती है। और जो हमारी बॉडी की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हुआ कहीं कहीं सेल्स के द्वारा जाती है। लाइफ जो होती है वह सेल के अंदर ही पाई जाती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। तो डिफरेंट टाइप ऑफ द आप डेफिनेशंस बना सकते हैं। और पहले ये बताया कि हमने वायरस डज नॉट फॉलो द दिस थियरी। तो ये तो हो गया बेटा सेल के बारे में। अब ये कहा था कि सेल शेप एंड साइज की
बात होती है। कहा जाता है कि सेल शेप एंड साइज डिपेंड अपॉन C रेशियो। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो ऑफ एनी सेल कन्फर्म द सेल शेप एंड साइज। ये जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो है, द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म कंडक्ट द डिफाइन द सेल शेप एंड साइज। जो सेल का जो शेप और साइज है उसको डिफाइन करने का काम क्या कौन करता है? जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, कौन सी सेल बड़ी होगी, कौन सी सेल छोटी होगी। जैसे स्मॉलेस्ट प्लांट सेल फाउंड इन माइक्रोएस्टियास इज ए काइंड ऑफ कॉमन एल्गा। और यहाँ पे कहा जाता है कि सबसे छोटी सेल्स यहाँ पर आपको नंबर ऑफ छोटी सेल्स यहाँ पर आपको मिलेगी। तो ठीक है। या एक चीज़ और आपने पढ़ी होगी, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ को माना जाता है, और इसका डायमीटर अप्रॉक्सीमेट जो है 0.2 मिलीमाइक्रोन से ये डिपेंड करता है 20 वेयर। माइक्रोएस्टियास का जो डायमीटर है वो अप्रॉक्सीमेट 0.95 से दिया जाता है 0.19 वेयर। तो इसलिए पीपीएलओ को हम नंबर 1 पे रखते हैं, क्योंकि शेप और साइज जो है सबसे लार्जेस्ट होती है, स्मॉलेस्ट होती है। और लार्जेस्ट प्लांट सेल फाउंड इन बोएमेरिया नेविया। एक प्लांट है जिसमें जो उसके फाइबर्स होते हैं सबसे बड़े पाए जाते हैं बोएमेरिया नेविया में। लार्जेस्ट एनिमल सेल और आस्टिस एग को माना जाता है कि एनिमल सेल में ये सेल सबसे छोटी हो सकती है, और इसलिए जो है इसके नंबर्स इसके आधार पे या कह सकते हैं सबसे छोटी सेल्स इसलिए मानी जा रही है कि जो लार्जेस्ट एनिमल सेल्स वो आस्टिस एग है, उसमें योग मटेरियल आपको सबसे ज़्यादा मिलता है, इसलिए यहाँ पर जो है सबसे बड़ी सेल्स ये मानी जाती है। तो सेल और शेप और साइज डिपेंड करती है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो का। और दूसरा फैक्ट ये है कि सेल शेप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रोमोसोम नंबर। तो जो क्रोमोसोम नंबर है वो भी कहीं न कहीं किसी भी सेल के शेप और साइज को बनाते हैं, और सेल की शेप और साइज इस पर भी डिपेंड करती है। दूसरी बात है बेटा इसमें टाइप ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। तो एक आपने पढ़ा होगा कि प्रोकैरियोट है, दूसरी सेल आपने पढ़ी होगी यूकैरियोट सेल है, और तीसरा आपने पढ़ा होगा मेसोकैरियोटिक सेल। ठीक है। तो जो ये प्रोकैरियोट सेल है आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे डेवलप जो सेल ऑर्गेनल्स है वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पे मिलेगा 70S
राइबोसोम। तो यहाँ पे आपको न्यूक्लियस नहीं मिलेंगे। न्यूक्लियस यहाँ पे एब्सेंट होता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा आपने पढ़ा होगा, आपको पढ़ाया गया होगा। लेकिन जो दूसरी सेल यहाँ पे डिस्कस हो रही है वो जो है मेजोकैरियोटिक सेल की बात हो रही है। तो मेजोकैरियोटिक सेल जो है ये बेटा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में है, इसकी डिस्कवरी किया था और डॉजे साहब ने, और दे आर फाउंड इनसाइड द डाइनोफ्लैजेलेट। ठीक है। अब यूकैरियोट में कहा जाता है कि सारे जो डेवलप सेल ऑर्गेनल्स है, सेल ऑर्गेन्स हैं, वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक। अब थोड़ी सी बातें ये हो जाए, आपने पढ़ा होगा कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंसेस पढ़ा होगा कि प्रोकैरियोटिक जो सेल है, जरा देखिएगा, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। यूकैरियोटिक सेल, देखिए क्या ऑब्जेक्शन है। कहा जाता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट है, लेकिन कहा जा रहा है बट न्यूक्लियोइड आर जीनोफोर आर प्रेजेंट। ठीक है। ये जो न्यूक्लियाइड या जीनोफोर की बात हो रही है, न्यूक्लियाइड जीनोफोर लोग कहते हैं कि दिस इज ए काइंड ऑफ इनसिपिएंट न्यूक्लियस, अदृश्य न्यूक्लियस है जो विजिबल नहीं होता है। जब न्यूक्लियस है तो इसके जेनेटिक मटेरियल डिस्क्रीट होते हैं, कहाँ पे एम्बेडेड होते हैं, कहा जा रहा है कि न्यूक्लियोइड में पाए जाते हैं। न्यूक्लियोइड एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जैसे न्यूक्लियस की तरह होता है, जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो जनरली कहते हैं कि न्यूक्लियस एब्सेंट है बट न्यूक्लियाइड और जीनोफोर प्रेजेंट है, ये बात यहाँ पे कही जाती है। और राइबोसोम के बारे में दूसरी बात ये होती है कि 70S आपको राइबोसोम यूकैरियोट प्रोकैरियोट में होते हैं, बट इन यूकैरियोटिक सेल कंटेन 80S राइबोसोम। ठीक है। तो कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जो प्रोकैरियोट यूकैरियोट्स को डिफर करते हैं। अब जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जनरली प्रोकैरियोट में एब्सेंट होते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का डेवलपमेंट प्रोकैरियोट में नहीं होता, वहाँ पे आप मेसोसोम पढ़ेंगे, जैसे बैक्टीरिया है वहाँ पे मेसोसोम पाया जाता है, वह माइटोकॉन्ड्रिया की तरह एक्ट करता है। यूकैरियोट्स में आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगी। तो ऐसे कुछ प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंसेस हैं जो एक दूसरे को डिफर करते हैं। हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स में, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, इसमें हम शुरू करेंगे क्रोमोसोम को लेकर बात डिस्कस। क्रोमोसोम को डिस्कस करेंगे, जहाँ से आपको क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में मिलते हैं, मैट्रिक्स में मिलते हैं, और आपके 11th क्लासेस में जब भी कोई एग्ज़ाम होते हैं तो आपको यहाँ से क्वेश्चंस मिलते हैं। This structure is known satellite. This is called telomere. It is a kind of repetitive DNA
या इसी को आप सैटेलाइट डीएनए कर सकते हैं। और इसी रिपीटेटिव या सैटेलाइट डीएनए का यूज हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में करते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज नोन क्रोमोनेमेटा और जो ये बीडे स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड क्रोमोमियर। इसको कहा था बेटा प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन, और ये जो कनेक्शन है इसको कहा था कि ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम कहाँ होते हैं, किसी भी सेल के न्यूक्लियस में ये एम्बेडेड होते हैं, जिसको हम क्रोमैटिन नेटवर्क कहते हैं। और क्रोमोसोम का ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है बाहर की तरफ, दैट इज टेलोमेयर, इट इज़ ए काइंड ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट में क्या होता है, रिपीटेटिव डीएनए पाए जाते हैं। और ये जो क्रोमोमियर है, बाद में इसी को जॉनसन ने जीन कहा और वाटसन और क्रिक ने बाद में कहा कि इसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो डीएनए। तो बात ये उठती है कि पहली बार एक साइंटिस्ट था स्ट्रॉसबर्गर, उसने क्रोमोसोम डिस्कवर्ड किया। कहाँ डिस्कवर किया, इन पीएमसी, पॉलन ग्रेन मदर सेल को। अगर आपको क्रोमोसोम ऑब्जर्व करना है, क्रोमोसोम विजिबल इन माइटोसिस ऑब्लिक मियोसिस मेटाफेज में आपको बेस्ट दिखेंगे और एनाफेज में। दूसरा साइंटिस्ट था W.D. वाल्डेयर। इसने क्या किया, कॉइंड द टर्म क्रोमोसोम। तो जो क्रोमोसोम वर्ड यूज किया गया, क्रोमोसोम वर्ड फर्स्ट टाइम W.D. वाल्डेयर ने यूज किया। स्ट्रॉसबर्गर ने पहली बार क्रोमोसोम को डिस्कवर किया कि क्रोमोसोम आर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। ये बात पहली बात जो है इसने बताया। कुछ चीज़ें और है बेटा, जैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम फाउंड इन प्लांट सेल आपियोग्लोसस, एक प्लांट का नाम है आपियोग्लोसस। और दूसरा पॉइंट है मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम फाउंड इन एनिमल सेल, दैट इज ऑल्कैंथा। एल्कैंथा में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट है मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन प्लांट सेल फाउंड इन हैप्लोपाइपस ग्रैसिलिस। फोर्थ पॉइंट है मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एनिमल सेल
फाउंड इन एस्केरिस। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम से जुड़ी चीज़ें होंगी। और आगे हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम पूरा करें, क्योंकि अब थोड़ा सा वीडियो लेक्चर आपको हम इंक्रीज़ करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में इतना ही चीज़ें, आप थोड़ी सी किताबें खरीदिए, आप पढ़ना शुरू करिए। नेक्स्ट में आपको हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमेयर, स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम के बारे में डिस्कस करेंगे, क्रोमोसोम के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्रोमोसोम का रोल क्या है। ठीक, ओके।